Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के हम टारगेट जून 2023 के सेशन में आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए यूनिट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूव होंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। इसका हम पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है। वीडियो जस्ट 15 मिनट्स की है, ठीक है, अप्रॉक्स 15 मिनट्स की वीडियो है। तो 15 मिनट्स का टाइम निकाल के आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि किस तरह से आप जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो उन पॉइंट्स, वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी, उस वीडियो को भी हमने 5 पार्ट्स में कवर किया है। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को, और रिविज़न होगा आपका क्वेश्चन। लास्टली जो क्वेश्चंस हमने किए थे, 3 क्वेश्चंस हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे, क्योंकि 15 मिनट्स की वीडियो है और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा था। तो ये क्वेश्चन आपका ये रिवीजन हो जाएगा एक बार ही। आप इसको देखते चलिएगा कि आप ने उसको मिस तो नहीं किया। अगर आपने देखा है ऑलरेडी तो चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो उसको जो है वो आप स्किप करना। मैच द आइटम्स ऑफ द फर्स्ट सेट विद दैट ऑफ द सेकेंड सेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम। इवोल्यूशन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आपको पहले सेट को दूसरे सेट के साथ मैच करना है। तो पहला सेट, यानी पहला सेट कौन सा है? ए वाला है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। तो कलर चेंज कर दिया मैंने। ये यहाँ से आप देखेंगे कि ये है आपका सेट 1, और सॉरी ए वाला ये है आपका सेट 1, और ये जो यहाँ से फर्स्ट वाले से स्टार्ट हुआ है ये है आपका सेट 2, ठीक है। कंजस्टेड हो गया है थोड़ा। इसी तरह से आप इधर देखेंगे कि ये जो बी लिखा हुआ है ये सेट 1 है, और ये जो सेकंड से यहाँ पे है ये आपका सेट 2 है। सी कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन सेट ए, और यहाँ से जो है वो आपका सेट बी, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार ही पढ़ेंगे। तो देखिए, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन दिया है, समेटिव इवोल्यूशन दिया है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन दिया है, और नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट दिया है। तो ये 4 दिए हुए हैं आपको, इनको मैच करना है कि कौन किसके साथ जो है वो बेस्ट फिट होगा। तो अगर हम बात करें फॉर्मेटिव इवोल्यूशन की, तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? क्या यहाँ पर आप कॉग्निटिव और कॉग्निटिव एस्पेक्ट को रेगुलरिटी के साथ एवेल्युएट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है समेटिव इवोल्यूशन। तो क्या समेटिव इवोल्यूशन टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन अ ग्रुप एंड सर्टेन एडिस्टिक्स इससे मैच होगा? तो नहीं। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन ग्रेडिंग और फाइनल लर्निंग आउटकम होता है। ये नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्विजेज और डिस्कशन होता है। तो क्विजेज एंड डिस्कशंस आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपका क्विजेज और डिस्कशन होता है। तो फर्स्ट का जो है वो 4th हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद दूसरा हमारा क्या था? समेटिव असेसमेंट था। तो समेटिव असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है? ये आपका फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना, कि हाफ ईयरली समेटिव 1, एनुअल समेटिव 2। तो यहाँ पर ही तो आपको ग्रेड और फाइनल लर्निंग आउटकम मिलता है, आप पास हुए या फेल हुए, ठीक है। तो सेकेंड का 3rd है। इसी तरह से 3rd था आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। तो कंटिन्यूस और कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन जो सीसी ही स्टार्ट हुआ है, उससे क्या होना स्टार्ट हुआ है कि आपके कॉग्निटिव और कॉग्निटिव एस्पेक्ट को रेगुलरिटी के साथ इवोल्यूट किया जाता है। कि मतलब आपको स्विमिंग पसंद है, आप कैसा सोचते हो, आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आप
हार्ड वर्किंग हो, आप नर्वस रहते हो, तो ये इस तरह से जो है आपको रिजल्ट में अपने देखने को मिलता है ना। तो ये आपका जो सी का है वो फर्स्ट हो जाएगा। और अब आप खुद समझ सकते हो कि जो लास्ट है नॉर्म और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, तो ये किस लिए होता है, तो ये आपका होता है टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन। टेस्ट होता है और उनका इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब आप कह सकते हो कि आंकड़ों की जो है वो व्याख्या होती है ग्रुप और सर्टेन यार्डस्टिक्स पर। क्लियर है? आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। तो हम इसको देखेंगे क्या था, फर्स्ट का फोर्थ था। तो फर्स्ट का फोर्थ आप यहाँ से देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल ईजी है, इन सबको काट देंगे, फर्स्ट का फोर्थ यहाँ मिल रहा है, यही ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में सेम है, मैं पढ़ देती हूँ। मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में पहले सेट की मदों का दूसरे सेट से मिलान करना है। रचनात्मक मूल्यांकन, तो रचनात्मक मूल्यांकन में है ये, ठीक है, गलत हो गया। रचनात्मक मूल्यांकन तो नियमितता के साथ संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होता है यहाँ पर आपके क्या आएंगे, क्विजेस और डिस्कशन आएगा, हिंदी में कहेंगे क्विज और चर्चाएं। योगात्मक में जो आपका वार्षिक होता है, अर्धवार्षिक होता है, उसमें आपको सीखने के जो है वो अंतिम परिणामों की ग्रेडिंग दी जाती है। फिर आपका है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन में आपका क्या, आपके कॉग्निटिव को देखा जाता है कि आपका संज्ञान कैसा है, ठीक है। ये आपको मिलेगा फर्स्ट में कि ये नियमितता के साथ संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक पहलुओं का जो है मूल्यांकन होता है। और मानदंड और कसौटी संबंधित परीक्षण जो है वो आपको एक समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और दिस क्वेश्चन सेज दैट ग्रेटर द हैंडीकैप ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि आप कह सकते हो कि जितने ज़्यादा मतलब हैंडीकैप स्टूडेंट होंगे कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आएंगे, ग्रेटर द डिमांड ऑन दी, तो ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर हैंडीकैप स्टूडेंट आएंगे तो आपको फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको सोसाइटी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको स्टेट की पड़ेगी नहीं, उनको टैकल करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब उनको स्पेशल केयर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हैंडीकैप वर्ड जो है वो अब बैन हो जाएगा, इसको आप गलत मानते हैं, इसकी जगह आपने वर्ड यूज़ किया है डिसेबल, ठीक है। तो डिसेबल बोलना है, तो डिसेबल पीपल, अगर आपके डिसेबल स्टूडेंट्स अगर क्लासेस में आते हैं तो रिक्वायरमेंट रहेगी टीचर की। शिक्षण संस्थानों में आने वाले छात्रों की बाधा जितनी अधिक होगी, बाधा जितनी अधिक होगी नहीं, हैंडीकैप मतलब हैंडीकैप यहाँ पर बाधा के लिए यूज हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ पर आप डिसेबिलिटी नहीं दोगे। यहाँ पर हैंडीकैप का मतलब जो है वो बच्चों में जो भी अक्षमताएं हैं, ठीक है, बच्चों में अक्षमता होगा, ठीक है। हिंदी में ट्रांसलेट गलत हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो इंग्लिश को जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना करें, क्योंकि ट्रांसलेशन में जो है वो हिंदी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पे ले गई थी कि जो बाधा है, इस बाधा ने यहाँ पे अक्षमता दिया है कि शिक्षण संस्थानों में आने वाले छात्रों की जो अक्षमता है जितनी अधिक होगी तो उतनी ज़्यादा मांग आपको किसकी होगी, शिक्षक की होगी। What are the characteristics of continuous and comprehensive evolution? Continuous और comprehensive evolution की क्या विशेषताएं हैं, अभी देखी थी हमने उस मैचिंग में, तो यहाँ से हमें ईजी हो जाएगा। तो इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट, इसमें मल्टीपल टेस्ट लिए जाते हैं क्या, और इससे बच्चे का वर्कलोड बढ़ाया जाता है, बिल्कुल नहीं होता है। सभी हमने देखा था क्या होता है, संज्ञानात्मक गतिविधियाँ वहाँ पर लाई जाती हैं, सह का संज्ञानात्मक आती हैं, आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ का वहाँ पर यूज़ होता है। मैंने को बताया, आपको रिजल्ट आपने देखे होंगे अपने, तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो आती हैं आपके संज्ञान को रिफ्रेश करने के लिए, तो ये यहाँ पर वर्कलोड के लिए नहीं होता है, वो आप इंजॉय करते हो। इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड, इसने मार्क्स को ग्रेड के साथ रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल पहले मार्क्स दिए जाते थे, अब ग्रेड दिए जाते हैं। इट इवैल्यूएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के हर एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करता है, बिल्कुल टोटली एवरी एस्पेक्ट, गेम भी देखता है आपका, योगा भी देखता है आपका, डांस भी देखता है, सब कुछ देखता है, ठीक है, तो हर एस्पेक्ट पर नजर रखता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, बिल्कुल बच्चों में एग्जामिनेशन का डर खत्म हुआ है एससीसी से, क्योंकि अगर आप के मार्क्स कम या ज़्यादा का जो है वो ग्रेड से जो है वो जो है चेंज हो जाता है, तो इस वजह से बच्चे जो है थोड़ा कम डरते हैं। तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर जाएगा बी, सी और डी वाला सही है, और ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। हिंदी में देखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, तो ये कई परीक्षण लेकर छात्रों पर काम का बोझ जो है वो बढ़ाता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये ग्रेड के साथ अंक बदलता है, बिल्कुल बदलता है, मतलब ग्रेड के साथ अंक बदलता है, अंक बदल दिए, ग्रेड हो गया। यह छात्र के हर पहलू का मूल्यांकन करता है, ये परीक्षा भय को कम करने में मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। टीचर की ग्रेट स्ट्रेंथ को जो है इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट डिनोट करता है। फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, अगर कोई भी टीचर पूरे समय एक्टिव है इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट में तो आप ये कह सकते हो कि ये टीचर की स्ट्रेंथ है। नहीं। अगर कोई टीचर नंबरिंग गलत हो गई है। अगर कोई टीचर पूरे टाइम जो है वो इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट में लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते आपकी टीचर की ये स्ट्रेंथ है। उसको भैया जब आप उसको सैलरी दे रहे हो तो उसको अपना भैया काम तो पूरा करना है। काम जब वो एक्टिवली इंगेज होगा तभी कर पाएगा, पैसिवली तो कर नहीं पाएगा। टालेगा तो फिर काम नहीं करेगा तो सैलरी कैसे मिलेगी। तो इसको आप उसकी स्ट्रेंथ नहीं कह सकते। सेटिंग एग्जाम्पल, बिल्कुल अगर वो एग्जाम्पल सेट कर रहा है तब आप कह सकते हो कि उस टीचर की स्ट्रेंथ है। विलिंगनेस टू पुट assumptions टू द टेस्ट, बिल्कुल चाहा है रहा है तो विलिंग तो विल जब चाहा की बात हो रही है तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। एक्नॉलेजिंग मिस्टेक को एक्नॉलेज करना, बिल्कुल। तो यहाँ पर बी सी डी ये 3 ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिंदी में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से गुण एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाते हैं। संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी, तो ये आप टीचर के लिए अगर कोई जैसे जो वर्क दिया है वो तो वो करेगा ही, ये उसका ड्यूटी है, ठीक है। इसकी एक्टिवनेस नहीं कह सकते इसको। उदाहरण स्थापित करना, बिल्कुल। परीक्षा के लिए मान्यताओं को रखने के लिए इच्छा, बिल्कुल। गलतियों को स्वीकार करना, यस। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज बी, सी और डी। Which one of the following statement is correct in the context of multiple choice type question। अगर हम multiple choice type question की बात करें तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मोर ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन से। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको कितने ऑल्टरनेटिव मिलते हैं सेलेक्ट करने के लिए, 4। और ट्रू फॉल्स में कितने होते हैं, या तो ट्रू बताएंगे या तो फॉल्स बताएंगे, 2, ठीक है। दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन एस्से टाइप क्वेश्चन। अब एस्से टाइप क्वेश्चन में आपको क्या कोई ऑप्शन मिलता है? नहीं, आपको जो मन में आएगा आप वो लिखेंगे, कोई ऑप्शन नहीं, आपको किसी में से चूज नहीं करना है, ठीक है। आप फ्री हो, ऐसे में आप क्या हो, फ्री हो लिखने में। लेकिन यहाँ आपको ऑप्शंस मिले हैं 1 2 3 4 और यहाँ 0 ऑप्शन है, ठीक है। दे आर मोर सब्जेक्टिव दैन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 4 to 5 लाइन्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगे 1 2 3 4। यहाँ पर क्या आप कोई सब्जेक्ट लिख सकते हो? नो नहीं लिख सकते। दे आर मोर सब्जेक्टिव दैन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, या फिर ये ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन ज़्यादा सब्जेक्टिव होंगे, तो सब्जेक्टिव तो ये होंगे ही नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो आपके गलत हो जाएंगे। आपको मैंने बता दिया किस टाइप से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा कि ये दे आर मोर ऑब्जेक्टिव दैन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वे सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों की तुलना में जो है वो अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। क्लियर है ये बिल्कुल बात। एज चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन, जैकर्स डेलर्स रिपोर्ट टू यूनेस्को वॉज टाइटल्ड। अगर मतलब एज चेयरमैन ऑफ इंडिपेंडेंट कमीशन के चेयरमैन की तरह एजुकेशन के अगर आप हैं तो जैकर्स डेलर रिपोर्ट जो होती है यूनेस्को को, उसको क्या टाइटल दिया गया? इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, मिलेनियम, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, या फिर वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये आपका क्या है? लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड हिंदी में देखेंगे, शिक्षा पर एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को दी गई जैक्स डेलर्स रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो शिक्षा ये क्या था? लर्निंग द ट्रेजर विद इन। सो आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।